नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में। बात खबरों की ओर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है और हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद ये कैबिनेट की दूसरी मीटिंग है, जिसमें कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ भी बैठक कर रहे हैं। ऐसा करीब एक साल बाद होने जा रहा है जब कैबिनेट की मीटिंग आमने सामने हो रही है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में ही कैबिनेट मीटिंग आमने सामने हुई थी। बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है और शाम को 4 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। गौरतलब हो कि जल्द ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, कोरोना समेत अन्य कई अहम मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है और ऐसे में इस बैठक में इन मसलों पर चर्चा के अलावा कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो एक साल बाद आमने सामने बैठक होगी। कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक भी कैबिनेट विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग है जो आमने सामने होगी और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहुत ही कम ऐसा समय होता है जब आमने सामने ये बैठक होती है और अब कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ भी बैठक करेंगे और तमाम जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। मोदी कैबिनेट की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका भी पहुंचना शुरू हो गया है और अब ये मीटिंग होगी और एक साल बाद आमने सामने ये मीटिंग हो रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद ये दूसरी मीटिंग है। हाल ही में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था जिसमें कई बड़े फेरबदल किए गए थे, बदलाव किए गए थे। कई मंत्रियों को प्रमोशन भी दिया गया था और कई मंत्रियों पर उनको हटा भी दिया गया था मंत्री पद से, जिसके बाद कई नए चेहरे भी उसमें शामिल किए गए थे और अब कैबिनेट विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने पीके को इस मुलाकात और कांग्रेस के किसानों के आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संवाद है, सुखद संकेत है कि सबने चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का लोहा माना था और पश्चिम बंगाल का चुनाव वो प्रमाणित कर दिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव परिणाम से पहले जो परिणाम के फल आने वाले थे बताया था, अक्षरशः वही हुआ। तो ऐसे रणनीतिकार अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए सुखद संकेत है। भारतीय पार्टी, विपक्षी और तमाम देश की जनता किसान और किसान नेताओं के साथ, किसान आंदोलन के साथ है। लेकिन एक दुख की बात है, जो अन्नदाता जिनके मेहनत के बल पे हमें अन्न प्राप्त होता है, उनका सुनने वाला भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आंदोलनकारी से, किसी सत्याग्रही से भारत सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार लोकतंत्र में हुआ। आखिर किस बात से डर है? किनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण अन्नदाता से बात करने में घबराहट महसूस हो रही है? उन लोगों ने, हम सबों ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री गुप्त तरीके से नहीं तो खुले मंच से आप लाल किले से किसानों के साथ सीधी बात कीजिए। हालांकि मीडिया से बात करते नहीं, लेकिन एक बार कम से कम किसान नेता की बात आप लाइव तो कर लीजिए। हालांकि लाइव पे वो डरते रहते हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि किसान की बात माने, अन्नदाता की बात माने, हट को छोड़े। देखिए, देश का आवाम, देश के विपक्ष लगातार इस महामारी को गंभीरता से लिया। इस महामारी को पहले वेव से पहले भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आगाह करते रहे, तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं समझे। दूसरे वेव में भी आगाह किए, तब भी प्रधानमंत्री नहीं समझे। जनता तो समझी, सजग हुई, इसलिए मात्र 50 लाख जाने गई। अगर जनता नहीं समझी होती तो न जाने कितनी जाने जाती। तो जनता तो देश के समझदार हैं, लेकिन कम से कम सरकार और नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, जिससे कि आने वाले वेव को रोकने में हम सफल हों। कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार में है और चुनाव से पूर्व हम लोगों का अलायंस था। कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार के कामों से असंतुष्ट नहीं है, लेकिन झारखंड
सतत विकास करे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता है और वहाँ के मुख्यमंत्री की भी ये चिंता है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दूसरे रूप में तूल दे रही है। कहीं से कांग्रेस पार्टी झारखंड सरकार से, झारखंड के मुख्यमंत्री से कहीं कोई नाराजगी उनकी नहीं है। कई बिंदुओं पर हमारे नेता अपने राष्ट्रीय नेता से मिलते रहते हैं। वहीं यूपी के वाराणसी में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बदमाशों की दबंगई की घटना सामने आई है। दरअसल यहां वाराणसी कैंट थाना अंतर्गत घोसाबाद क्षेत्र में मंगलवार की रात 11:30 बजे ऑटो रिक्शा सवार बदमाशों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और अधिवक्ता की गोली मार दी। हमले में घायल राहुल ने पड़ोसी के घर में घुसकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, जिसके बाद रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से उसकी हालत थोड़ी चिंताजनक फिलहाल बनी हुई है। घायल की मलदहिया स्थिति निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उन्हें, और एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने घायल का हाल भी जाना है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, कैसे घटना घटी, किसने आपको गोली मारा? जी मैं अपने घर से निकल रहा था, पुराने मकान से नए मकान जा रहा था। रात में टेम्पो से 3 अज्ञात युवक उतरकर गोली मारे हमको, और ये गोली राजनीतिक साजिश के तहत कई लोग इसमें शामिल हैं। इसमें पूर्व पार्षद विजय जायसवाल, वर्तमान पार्षद बिज्जू विश्वकर्मा, और इसमें बस लाइन में एक है श्याम बाबू करके वो, और यशपाल सिंह, मोहम्मद सन्नी, और पियरिया पे रहता है कवि चौहान। ये सब सारे लोगों ने मिलकर साजिश कर कर मुझे गोली मरवाया। और मैं आपके माध्यम से देश की आवाम को, जनता को बताना चाहता हूँ कि उनकी दुआ से अगर मैं बच गया तो उनको करारा जवाब दूंगा। न्यायिक प्रक्रिया। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के हरी एनक्लेव कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलोनी में स्थित घर में मां बेटे की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मृतकों के किसी पहचान वाले के द्वारा मां बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जता रही है, जबकि पुलिस ने पंचायतनामा भरकर कार्रवाई के बाद मृतक मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया है और घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई गई है। पुलिस घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारी घटना का जल्द अनावरण करने का भी दावा कर रहे हैं। सर, एक घर में 2 डेड बॉडी मिली है, क्या घटनाक्रम है सर? क्या कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया? ये न्यू हरी एनक्लेव में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वालों को दरवाज़ा नहीं खोलती थी। इससे पता चलता है कि कोई परिचित ही इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कारित किए जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। तो खून से लथपथ शव मिला है मां और बेटे का, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और इसमें पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और तमाम जानकारी भी पुलिस ने मौके से जुटाई है और उसके बाद फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं यूपी के कौशाम्बी में कोकराझ थाना इलाके के भरवारी कस्बे में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर गैस एजेंसी के कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कर्मचारी से 1,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए और वहीं दिन दिहाड़े रिहायशी इलाके में हुई लूट से हड़कंप मच गया है। गौरतलब हो कि लूट की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। सीओ योगेंद्र कृष्णा नारायण ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम और कोकराझ पुलिस को लगा दिया गया है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और घटना का खुलासा भी किया जाएगा। भरवारी कस्बे में लूट की घटना हुई है गैस एजेंसी में, क्या है पूरा मामला? ये थाना कोखराज अंतर्गत भरवारी चौकी क्षेत्र में ये मेहता रोड पर कौशाम्बी गैस इंडियन गैस एजेंसी है। तो यहाँ पे सिलेंडर दिए जा रहे थे
और मुनीम जी के पास पैसों का थैला था, बैग था, और उसे 2 व्यक्तियों द्वारा लूटे जाने की सूचना है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें दिखवाई जा रही हैं, सर्विलांस का सहयोग लिया जा रहा है। बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो अभियुक्त हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वारदात को कैसे क्या अंजाम दिया गया था? क्या असला लिए थे? अब इसके संबंध में जो जानकारी दी जा रही है कि वो ग्राहकों से बात कर रहे थे मुनीम जी, और वो आए, उन्होंने कुछ बातें किया, जब उनका ध्यान दूसरी तरफ था तो वो छीन कर ले गए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे। मंच पर आप उन्हें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और आज ये दौरा उनका कहीं ना कहीं चुनावी भी हो सकता है, क्योंकि आज गोरखपुर को कई परियोजनाओं का सौगात भी यहाँ पर मिलेगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में पुल कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के जीवन को अब आसान बनाएगी। पहले साध्याल, टुंडी तरार, खानखरी, गंभीर, ब्राह्मण गांवों के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए सक्तो नदी पर 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से 50 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है और इस निर्माण कार्य से वहां के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये राजौरी में पुल बन रहा है। इससे पहले लोगों को आने जाने में बेहद ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस पुल के बनने से लोगों को उनकी परेशानियां भी दूर होंगी और आने जाने में भी सुविधाएं होंगी। क्या कि परेशानी इतनी थी कि कीचड़ में लोग डूबे हुए थे जहाँ जाने के लिए, बीमार आदमी को बचाने के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही थी। बहुत दुखी लोग थे यहाँ। पूरा बॉर्डर बेल्ट, खनखड़ी, ये गंभीर तक गया, बीजी तक ये पुल का कंडक्ट हो गया। इधर से ये समयान, चिट्टी बकरी, डूंगी, ये पूरा एरिया तक ये कंडक्ट हो गया। बाद में तो बहुत फ़ायदा हो गया लोगों को। यहाँ अब घर घर के पास दुकानें बन गई हैं, जो बिजनेस कारोबार बहुत ज़्यादा बन गया। वो सोच कर क्या कि या वो कर्जे में डूब जाता था, कैरेज का यहाँ लाना ही बड़ा मुश्किल था, घोड़ों पर लाते थे। अब तो इस पुल से बहुत आसानी हो गई। चल थी जी, ये कच्चे रास्ते भी कच्चे थे, पानी से बच्चे यहाँ दो आए के बच्चे के साथ उनके वालिदैन जाते थे क्रॉस कराने के लिए। ये मुसीबत थी। इस पुल का तो बहुत ज़्यादा फायदा। ये जो ब्रिज है ये नाबार्ड के तहत जो है बन रहा है, नाबार्ड स्कीम है ये। तो इस ब्रिज के बनने से जो पीछे एरिया है आप देख रहे हैं, इसमें निंगा नाड़ है, टुंडी तराड़ है, नंबला है, चीटी बकरी है, ये पूरा जो बेल्ट है ये बॉर्डर बेल्ट है। और जब यहाँ पे शेलिंग होती थी, कोई इंजरी हो जाती थी, तो इन लोगों को उनको कुंदे पे उठा के 4 लोग इकट्ठे करके लेके जाना पड़ता था। इस ब्रिज की कनेक्टिविटी से ये जो है ये पूरा एरिया जो है वो कनेक्ट हो गया, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये कंप्लीट हो गया। तो उससे हमें जो है कि मतलब जो पेशेंट है वो विद इन टाइम जो है हॉस्पिटल पहुँचेंगे। बाकी जो एज पर जैसे देखो जो स्कूल के बच्चे जो हैं उनको बरसात में जाना पड़ता था घूम के दूसरी जगह से होके, तो उससे ये डिस्टेंस जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो वो विद इन टाइम जो है अपने स्कूल पे पहुंच पाएंगे, उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरीके से रहेगी। तो बाकी से ये जो एरिया इस साइड में ठंडी कसी है, ये 2 ठंडी कसी और ये निगानड़ वगैरह, ये आपस में पूरा एरिया कनेक्ट हो गया। तो इससे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पूर्व राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के वैज्ञानिक पराग नार्वेकर ने किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए नासिक में सेंसर विकसित किए हैं। 10,000 रुपए की लागत से विकसित किफायती सेंसर किसानों को मौसम के आधार पर उर्वरक, सिंचाई के उपयोग को समझने में मदद करेंगे। और ये सेंसर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सेंसर किसानों के लिए लगाए गए हैं। उनकी उर्वरता, जमीन की उर्वरता, खाद की उर्वरता, तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर इससे किसानों को मिलती रहेगी, जिससे किसानों की उत्पादकता में, कृषि में सुधार होगा। और जिस तरीके से जो कृषि प्रधान देश भारत बताया जाता है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो या यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर हर किस्म के सेंसर्स सब कुछ अवेलेबल है। तो
कैसा रहता है कि एक्चुअली अंडर द ग्लोबल क्लाइमेट सिनारियोस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्रॉप पे रहता है। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर वो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यू हैव टू एडप्ट द एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। और अभी जैसा है कि वी हैव गॉट द अपना जो सेंसर है उसका प्राइस जो पहले 1.5 लाख हुआ करता था, सो नाउ वी आर एफोर्डेबल प्राइस अप टू 10,000 कर और 10,000 में फार्मर को उसका ज़मीन में कब इरिगेशन करना है, उसका फर्टिलाइज़र का सिचुएशन क्या है, और व्हेन यू शुड टेक एक्ट डिसीजन, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट मैंने बोला था शुरुआत में, तो उसके हिसाब से उसका क्रॉप के लिए कैसे चेंजेस के हिसाब से जो कोई दवाइयाँ है या फिर कुछ प्रैक्टिस फॉलो करना चाहे, व्हाट प्रैक्टिसेस दे शुड फॉलो, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। मुजफ्फरपुर स्थित मूर्तिकार जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति को मनी स्टोरेज बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। मूर्तिकार के अनुसार, मुझे इसे बनाने का विचार तब आया जब पीएम ने पिछले साल जनता कर्फ्यू की घोषणा की। वो देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने पैसे बचाने के लिए इसे बनाने का फैसला किया है। यानी कि जिस तरीके से मोदी को माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब लोगों के लिए वो इस तरीके से एक मिसाल भी कायम करते नजर आ रहे हैं। और इसको अब हम आम भाषा में इसे गुल्लक कहते हैं, मनी बैंक किसे कहा जाता है। तो मोदी की रूप में उन्होंने ये गुल्लक बनाया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बचा रहे हैं, वैसे ही उनकी इस प्रतिमा में हम अपने पैसे बचाएंगे। मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन से हमने इस मूर्ति को सोचा बनाने का, और उनका न्यूज़ जो देख रहे थे मोदी जी का, तो वो उसमें बोले कि जीत जाएंगे हम इस जंग से, लड़ाई से, कोरोना काल से। तो हमें हमारे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आया कि वो हमारे देश को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी उनका ही प्रतिमा बना के इसमें बचत के माध्यम से बैंक बना के जनता को बचत के लिए एक दिन काम आएगा। इसमें हम समझते हैं पूरा पैसा अगर डाला जाए, नोट और सिक्का मिला के, तो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जमा होगा, खाली नोट डाला जाए। वहीं आईएमए ने देश को तीसरी लहर के लिए आगाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें गाजीपुर मंडी की है, जहां आज सुबह मंडी में खरीदारों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हैरानी वाली बात तो ये रही कि मंडी पहुंचे कुछ लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जा रहा था। यानी कि साफ तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी तमाम बार विशेषज्ञ सरकार राग अलापती है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, और इन्हीं को लेकर अब ये तस्वीरें सामने आई है दिल्ली से, जहां पर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और इसी के साथ लोगों के मुंह से मास्क भी नजारा दिख रहे हैं। लोगों ने ये मान लिया है कि दूसरी लहर खत्म हो गई है, लेकिन जो खतरा नहीं टला है और आगे जो आने वाला खतरा है, उसके लिए ये तस्वीरें साफ जिम्मेदार हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।